हाय गाइस, बेटा कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, अब तुम्हें पता है दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक कंपाउंड की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से ब्रीफ इंट्रो देता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किन्हें कहते हैं कि जिन्हें मैं फिजिकली अपीयरेंस से बता सकूं, है ना। जैसे मैं हूं, मेरा कलर कैसा है, मेरी हाइट क्या है, ठीक है, मेरा मतलब थोड़ा सा फैट कितना है, वेट कितना होगा, ठीक है, ये सब चीजें क्या है मैं देख के बता सकता हूँ। स्मेल वगैरह ये सब क्या है, सब मतलब एक्सटर्नली अपीयरेंस वाली चीजें, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ज्यादा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवानी है तुम्हें। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। जैसे उसका कलर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ठीक है, उसके बाद कलर कैसा दिखाएगा, मतलब हल्का होगा, भारी होगा, ये सब चीजें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला लिखो, इन प्योर स्टेट एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस। प्योर स्टेट में एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, होते हैं, मान लिया। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बन जाएगा बेटा एग्जाम में, यही क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाई एल्काइल ब्रोमाइड्स एंड एल्काइल आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ऐसा क्यों होता है ना, क्यों होता है? देखो, ब्रोमाइड और आयोडाइड जैसे ही लाइट में आते हैं, जैसे ही मान लो एल्काइल ब्रोमाइड मतलब ये है हमारे पास, एल्काइल ब्रोमाइड मतलब CH3Br है, ठीक है बेटा। एल्काइल आयोडाइड मतलब CH3I है। जैसे ही ये लाइट की प्रेजेंस में आते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं, दैट इज H की प्रेजेंस में आते हैं, क्या होता है बेटा, इनमें से ब्रोमीन गैस अलग निकल जाती है, इसमें से आयोडीन गैस अलग निकल जाती है। मतलब ये क्या होता है, इसमें से ब्रोमाइड में से ब्रोमीन और आयोडाइड में से आयोडीन निकल जाती है, क्योंकि इनका साइज ऑलरेडी बड़ा रहता है। और ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्रोमीन जो है रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। इसीलिए बोला गया कि जब एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सपोज किया जाएगा मतलब रखा जाएगा, तो वो कलर कंपाउंड बन जाएंगे। ब्रोमीन बन जाएगा रेडिश ब्राउन और आयोडीन दिखाता है वॉयलेट कलर, आयोडीन दिखाता है वायोलेट कलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन के लिए भी, वैसे भी बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, ये पॉइंट ऐसे याद रखना है। थर्ड पॉइंट, लोअर एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं बेटा? गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लोअर एल्काइल हैलाइड्स मतलब जिनमें जो R ग्रुप है वो छोटा है। R ग्रुप मतलब दैट इज एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 ग्रुप लगा हुआ है Br से, मान लो CH3 CH2Br लगा हुआ है। ये सब क्या है? जनरली गैसेस होती हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही इनका साइज बढ़ता है, हायर मेंबर्स जैसे ही इनका साइज बढ़ता है, वैसे ही ये लिक्विड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हो जाते हैं, लिक्विड बढ़ जाते हैं। मतलब 3 मेंबर का ब्रोमाइड होगा, 3 मेंबर का एल्काइल हैलाइड होगा, दैट इज CH3 CH2 CH2Br होगा, तो ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म जैसा करने लगेगा। ठीक है, थोड़ा और हायर मेंबर की तरफ लगोगे, देखो इसमें एक था, इसमें 2 कार्बन आ गए, इसमें क्या है 2 कार्बन आ गए, इसमें 3 कार्बन आ गए, ठीक है, तो हायर मेंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और सॉलिड होने लगेगा। ऐसा क्यों? रीजन क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों? तो इसका भी रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसे बेटा जैसे साइज बढ़ता है, क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल बड़ा होने लगेगा। मॉलिक्यूल बड़ा और हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है। तो तुम्हें पता है, जैसे मेरे पास CH3 CH2 CH2Br का एक मेरे पास भरा हुआ रखा है एक किसी बीकर में, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इस वाले कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स लगते हैं, दैट इज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे इंक्रीज करते हैं। अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करने लग जाएगा। इसीलिए बोला कि जो सबसे छोटे मेंबर हैं वो क्या होंगे? गैस,
फिर आगे जाएंगे, जैसे जैसे हायर की तरफ मूव करते जाएंगे लिक्विड, देन और हायर क्या हो जाएंगे, सॉलिड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का। इसमें 3-4 केस है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इसमें 3-4 केस हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स बेटा क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि CH3 CH2 CH2 Br है मेरे पास, ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज ये, ठीक है। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है, सॉरी इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इससे हमने क्या बनाया, एल्काइल ब्रोमाइड बना दिया। इसका नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और IUPAC क्या होगा, 1 2 3, दैट इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या होगा बेटा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्यों? यहीं पे ये क्वेश्चन बन जाते हैं ये सब चीजें, क्यों हाई होता है। देखो यहां पे ये जो बॉन्ड है CH, ये C और H, ये किसके बीच में बॉन्ड है, यहां पे लगे हैं हाइड्रोजन, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है। यहां पे क्या, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड है सारे, यहां पे कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, पोलरिटी क्रिएट हो रही होती है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। अब मुझे बताओ कि थोड़ा सा आयोनिक नेचर आ रहा है बॉन्ड के अंदर, क्या आ रहा है, थोड़ा सा आयोनिक नेचर आ रहा है। यहां पे कोई भी आयोनिक नेचर नहीं है, यहां पे ज्यादा कोवलेंट नेचर है इस बॉन्ड के अंदर। इस बॉन्ड के अंदर पोलराइजेशन वाला फैक्टर आ गया, दैट इज फजान रूल से हमें पता चलता है कि ये बॉन्ड ज्यादा आयोनिक है। ये बॉन्ड क्या है, ज्यादा आयोनिक है, ठीक है। और तुम्हें पता है जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है मतलब उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा। और जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन इसके कंपैरिजन में तो स्ट्रांग ही होगा, क्योंकि इससे ज्यादा पोलराइज है, इससे ज्यादा पोलराइज है, इससे ज्यादा आयोनिक है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऐसे लिखना है, आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज द CBr या CX बॉन्ड in alkyl halide is polarized and hence it is more strong, क्लियर। और स्ट्रॉन्ग होगा तो जब तुम हीट कर रहे हो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हीट करते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड्स टूटते हैं और अलग अलग एटम अलग अलग डायरेक्शन में उड़ने लगते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर Ri, Rbr, Rcl, Rf। दैट इज जब मेरा R ग्रुप सेम है, मान लो ये R ग्रुप एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं CH3, ठीक है, और इसका आयोडाइड बना हुआ है, इसी एल्काइल ग्रुप का ब्रोमाइड बना हुआ है, इसी एल्काइल ग्रुप का क्लोराइड बना हुआ है और इसी एल्काइल ग्रुप का फ्लोराइड बना हुआ है। तो ये बोलता है कि जो BP है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो सबसे ज्यादा CH3I का होगा, सबसे ज्यादा CH3Br का होगा, फिर CH3Cl और फिर CH3F का होगा। वाई, क्वेश्चन वाई। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन आते हैं सब वाई वाले ही आएंगे, क्यों, ठीक है। हर क्यों का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। CH3I का देखो, अब रीजन समझो, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज उससे छोटा है, इसका साइज उससे छोटा है, और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है ना, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। तो अभी हमने आपको एक रीजन बताया था,
जैसे 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 फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ेंगे, साइज क्या होगा बेटा? ऐसे ही तो होता है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो आगे वाला जो है CS3 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 वो तो सेम है, उस पर कुछ डिपेंड ही नहीं करेगा। इसका मतलब चेंज कहां इनकी वजह से हो रहा है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, हाई। therefore boiling point of methyl iodide is more, then methyl bromide, then methyl chloride and then methyl fluoride। एक और तरीका है ऐसे अप्रोच करने का क्वेश्चन को, जो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है, वो तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, फ्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके यहां से तुरंत भागना चाहेगा। ये समझ में आ गया बेटा आपके? चलो नेक्स्ट, और भी इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में केस बन जाते हैं। मान लो मेरे पास ब्रोमाइड के ही अलग अलग कंपाउंड हैं। क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप भी सेम आ गया और ब्रोमाइड ग्रुप भी सेम आ गया। क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ कार्बन भी उतने और ब्रोमीन भी उतना, लेकिन उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बन जाए। क्या हो जाए? उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बन जाए। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं CH3 CH2 CH2Br। इसका नाम बताओ। 1 2 3, दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसका मैं और आइसोमर बना सकता हूं? एक और कार्बन जोड़ो इससे, थोड़ा आइसोमर ज्यादा नहीं बन पाएंगे, नहीं। CH2Br, तो ये प्रोपेन की जगह ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये ब्यूटेन हो गया, सिंपल। और ये नंबरिंग कहां से? अब यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर आओ। अब मैं क्या करूं, इस ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन से उठा के सेकंड पे रख देता हूं, तो इसी का आइसोमर बन जाएगा। ये आइसोमर क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा है ना? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन एक दो दिन बाद हम ये डेफिनेशन में थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे जब स्टीरियो केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसका नाम बताओ। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एक और आइसोमर इसका बन सकता है, वो आइसोमर है CH3 CH3 C। इसको इधर उठा के रख दो, CH3। ठीक है, और इसको इधर उठा के रख दो, इसको इधर उठा के रख दो, CH3, और ब्रोमीन को मैं इस पे लगा देता हूं, और ये एज इट इज CH3। ये भी देखो, सब में काउंट कर लो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे। इसका IUPAC बनाओगे तो आएगा 1 2 3, दैट इज IUPAC लिख रहा हूं केवल, 2 ब्रोमो, क्या आएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? यहां भी क्वेश्चन उठता है। क्या बेटा? ये देखो, ये तीनों है ना, ये सब क्या है? लिक्विड है। मैं तुम्हें बता देता हूं ये क्या है, लिक्विड है। इनका तुमसे हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन पूछेगा, तो बताओ इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो। तो तुम्हें एक ही लाइन याद रखनी है, जैसे जैसे एज ब्रांचिंग इन chain increases, branching in chain increases, the boiling point decreases, the boiling point decreases।
द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे बेटा ब्रांचिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। अब तुम इसका आंसर दे सकते हो, बताओ इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा ब्रांचिंग मतलब एक चेन दिख रही है इसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट साइड में आया, इसमें दो आ गए, तो सबसे ज्यादा ब्रांच यहां दिख रही है, सबसे ज्यादा शाखाएं मेन चेन पे यहां लगी दिख रही हैं। ठीक है, तो सर इसका मतलब इसको अगर मैं स्ट्रक्चर को ए बोलता हूं, इसे बी बोलता हूं, इसे सी बोलता हूं, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए, ए देन बी देन सी। हाँ यही होता है, यही होता है। इसका सबसे दैट इज 375, इसका होता है 364 और इसका होता है बेटा 346। ठीक है, इस ऑर्डर में घटता है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है कि ब्रांचिंग बढ़ने पे बेटा ब्रांचिंग बढ़ने पे कि ये बॉइलिंग पॉइंट घटता क्यों है सर? क्वेश्चन है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल सही है, अच्छा है। देखो यहां पे क्या है, जो साइज है मॉलिक्यूल का वो यहां ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल का साइज कम हो गया, ये मॉलिक्यूल का साइज और कम हो गया। कुछ लोग इसे ऐसा समझाते हैं, देखो अगर मैं कंक्लूड करूं इसे, तो मैं इसे कंक्लूड करूं पूरे फैक्टर को जो मैंने अभी समझाया, उसे मैं कैसे कंक्लूड कर सकता हूं आपके लिए कि मान लो लिक्विड है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो किसका है? इसका इंक्रीज होता जा रहा है, सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो ओवरऑल एरिया है, ठीक है, वो सरफेस एरिया मतलब अब वो छोटी सी जगह में आ गया, और जैसे ही वो छोटी सी जगह में आता है तो वीक हो जाते हैं। वंडरवाल फोर्स क्या है? वीक हो जाते हैं। इट लीड्स टू वीक वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। जैसे जैसे पहले इतने में फैला हुआ था, अब इतने में आया, अब इतने में आया, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब इतनी, वैसे तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है लेकिन ओवरऑल साइज घट रहा है। और तुम्हें बताया जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज घटता है, वैसे वैसे क्या होता है, अल्टीमेटली वंडरवाल फोर्स जो होते हैं वो वीक होते चले जाते हैं। और अगर वीक वंडरवाल फोर्स होंगे तो हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसीलिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है, अब थोड़ा उसमें देख लेते हैं हेलोजन वाले केस में, हेलो एरिन्स वाले केस में। हेलो एरिन्स में क्या होता है कि मान लो हेलो एरिन्स में भी बेटा क्या होता है कि मेरे पास मान लो डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरिन है, ये है एक मेरे पास मान लो ये है बेटा मेटा वाली, और एक है मेरे पास पैरा वाली। अब तो तुम्हें नाम पता है इसका क्या होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। IUPAC 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, और उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होगी वो भी मैं आपके लिए बता देता हूं। उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होगी बेटा, 453, 446 और 448। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन सॉरी, ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन इसी का मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करूं मैं, करे बेटा तो 256, इसका 249 और इसका हो जाता है 323। सर इनमें तो चलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखो तुम लोग बोलोगे इसमें इतना डिफरेंस है, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पता भी नहीं लगा पाओगे आप थर्मोमीटर से जब इतना जल्दी टेम्परेचर घटता बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिल रहा है कि अचानक से
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना हाई कैसे हो जाता है, जबकि इनका तो एक रेंज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसका रीजन ये है बेटा कि ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ये सिमेट्रिकल इन नेचर होती है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्या है, सिमेट्रिकल इन नेचर होती है। तो इसका जो लैटिस बनता है ना, तुम्हें पता है लैटिस बनता है जो इसका, उसमें क्या ये ऑर्डरली अरेंज रहेगी। और ऑर्डरली कोई भी अरेंज होता है उसको हीट करोगे तो इतनी आसानी से वो पिघलेगा नहीं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल नेचर है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का एकदम सिमेट्रिकल नेचर है। यहाँ से काट दो बिल्कुल बराबर उसमें कटेगी, एकदम ऐसे चाकू लो और यहाँ से काट दो तो आपको दोनों के एकदम ऐसे हिस्से दिख रहे होंगे। ऐसी सिमेट्री आपको यहाँ नहीं दिखेगी। यहाँ भी दिखती है सिमेट्री लेकिन वैसी सिमेट्री नहीं दिखेगी। यहाँ भी सिमेट्री होती है लेकिन वैसी सिमेट्री नहीं है जैसी इसमें। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल नेचर होता है। तो इसका जो सॉलिड होगा, इसका जो सॉलिड लैटिस होगा, उसके बॉन्ड्स इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। ड्यू टू इट सिमेट्रिकल नेचर आराम से अच्छे से अरेंज्ड होता है अपने लैटिस में, हर एक लैटिस पॉइंट इसका, ठीक है। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। क्लियर, एक ये पॉइंट है। और तो देख लो बेटा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी में क्या है, जैसे मान लो मैंने ले लिया C3H7, एक लेता हूं क्लोरीन, नॉर्मल C3H7 है, मतलब ये N का मतलब होता है नॉर्मल, दैट इज तीनों के तीनों कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में लगे हैं और फिर उस पे एक ये लगा है Cl। अगर आइसोप्रोपाइल होता तो इधर उधर खिसक जाता। नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन, ये N इसलिए लगा होता है, N से कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक लेता हूं NC3H7Br, एक लेता हूं C3H7 आयोडीन। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे क्या होगा, मास बढ़ रहा है। देखो डेंसिटी यही तो होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो उतनी ही है और हमारे पास लगातार साइज बढ़ रहा है, उसका मास बढ़ रहा है, ठीक है। आयोडीन का सबसे ज्यादा मास है, इसीलिए केवल यही फैक्टर है कि डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पे भी इन तीनों का कंपैरिजन करें तो इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। ये फैक्टर भी आपको याद रखना है। क्लियर। इसके बाद आ जाओ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और वो अच्छा क्वेश्चन ठीक से समझने की कोशिश करना तो समझ में आएगा कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड हार्डली और इनसॉल्यूबल, एक ही बात है। हार्डली सॉल्यूबल बहुत मुश्किल से सॉल्यूबल होंगे, या इनसॉल्यूबल इन वाटर। वाई, यही क्वेश्चन बन गया। क्यों? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, ऐसा क्यों? तुम्हें पता है वाटर के मॉलिक्यूल, जैसे एक बीकर मेरे पास पानी भरा हुआ है, इसके अंदर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 2 है ना, 3। और तुम्हें पता है ये कैसे आपस में बॉन्डेड रहते हैं मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड होगा, ये इससे होगा, इसका ऑक्सीजन इस वाले दूसरे के हाइड्रोजन से बॉन्ड होगा, और इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और तुम्हें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब जब CX हाइड्रोजन के बॉन्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो करेगा क्या, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तुम्हें पता है हेलोजन्स में भी ऑक्सीजन की भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हेलोजन्स की भी होती है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे बोल देता हूं मैं बीटा, इसे बोलता हूं जो पहले से हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है अल्फा। सवाल क्या उठता है बेटा,
सवाल क्या उठता है, जब ये बॉन्डिंग कर रहा है ना, एल्काइल हैलाइड को मैंने उसके साथ मिक्स किया और पहले से वाटर मॉलिक्यूल है, जब मैं इसके साथ मिक्स कर रहा हूं तो डिसॉल्व कब होगा, जब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, जहां पे मैं रेड मार्कर चला रहा हूं, और ये जो पुराना वाटर का बॉन्ड था ये वीक हो जाए। ठीक है, तो ये वीक होगा तभी ये मॉलिक्यूल इससे अलग होंगे और ये इससे अटैच हो जाएगा। ये अलग होना हो लेकिन इसका अटैच होना बहुत जरूरी है, तभी ये आपस में डिसॉल्व होंगे। कोई भी चीज तुम जब किसी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होते हैं, जो अंदर बीकर में पहले से भरा हुआ है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जानी चाहिए, तो वो मिक्स हो जाता है। अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो अलग अलग ही घूमेगा। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रांग होना चाहिए, बट देखा क्या गया कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा था पहले से, वो हमेशा स्ट्रांग रहा हाइड्रोजन बॉन्ड बीटा वाले से। कभी भी ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा ओरिजिनल वाटर वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से। केवल इसी के कारण क्या होता है, एल्काइल हैलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये तो आधा आंसर हुआ। बट एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अब क्या होता है, यही रीजन बन जाता है, but the hydrogen bond that is H bond form between halogen of alkyl halide एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन हो सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज मच स्ट्रोंगर देन देखो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे, जो बॉन्ड बन रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ये वाला, उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ये वाला। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं तो मैं इसे अल्फा मान लेता हूं। अब ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्या है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाला है अल्फा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है एल्काइल हैलाइड के हेलोजन X और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के H के बीच में, ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस केस में बीटा स्ट्रांग हो जाता है अल्फा से, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब वो कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तब भी चलेगा। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड्स आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या आपके समझ में आया, एक बार रिपीट कर दूं, फिर से बता रहा हूं। अगर ये वाटर का बीकर है तो वाटर के बीकर में मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। जब मैं इसमें हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड मिलाऊंगा तो वो भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा, उसका हेलोजन, उसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जो उन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड है वो वीक होगा वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसीलिए वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप में टूटेगा नहीं तो दूसरे से मिक्स नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं करेगा दूसरे को। ठीक है, इसीलिए एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्सेस से, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बन रहा है वो कंपैरेटिवली वीक होता है, जो नया बॉन्ड बनने वाला है एल्काइल हैलाइड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में उससे। इसीलिए अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो वो उसे छोड़ के उसके पास जाने की कोशिश करेगा, उसके पास जाएगा तो उसको अपने आप में डिसॉल्व कर लेगा। बॉन्ड बना रहा है मतलब अपने आप में डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसीलिए एल्काइल हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन वाटर। ओके बेटा, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। ठीक है, कंपटीशन के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।